एक्चुअली बाहर यूटो की मुलाकात उसके ऑफिस के प्रोफेसर और उनकी वाइफ से हो गई थी। उन्हें जगह नहीं मिल रही थी तो लाइन पे खड़े रहना पड़ रहा था। यूटो से देखा नहीं जाता तो वो शाओजिंग से कहने आता है अगर उसकी इजाज़त हो तो क्या वो ये रूम उसकी प्रोफेसर को दे सकते हैं, वो कोई दूसरे रूम में बैठ लेंगे। शाओजिंग कहती है अगर उसे कोई प्रॉब्लम ना हो तो वो यही बैठ सकते हैं। यूटो पूछता है उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। शाओजिंग को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यूटो उन्हें अंदर ले आता है। वो दोनों शाओजिंग को देख के बहुत खुश होते हैं। मतलब इतनी खूबसूरत प्यारी सी लड़की थी वो, इसीलिए। वैसे वो उसे पहचानते नहीं थे। उनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी तो यूटो उनके साथ बैठने से झिझक रहा था, पर प्रोफेसर उन्हें झिझकने से मना करते हैं। उनकी पत्नी को तो दूसरों की कंपनी बहुत पसंद थी। बातों ही बातों में प्रोफेसर यूटो को जॉब में वापस ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं। वो यूटो की रिज़ाइन को बहुत कैजुअली लिए थे। अगर सीरियसली ली होती तो शायद इस टॉपिक को वो उठाते ही नहीं। यूटो के दिल पे जैसे कोई पत्थर मार रहा था। वो एकदम चुप हो गया था। प्रोफेसर की पत्नी उन्हें ऑफिस वाली बात करने से मना करती है, पर वो तो सुनते ही नहीं। यूटो कहता है वो बस पैसों के लिए इस जॉब को छोड़ रहा था। प्रोफेसर तब हाइपर हो जाते हैं। वो यूटो के कलीग का नाम लेते हुए कहते हैं वो अपना हाई प्रोफाइल जॉब छोड़ के इसी जॉब में लगा हुआ है और वो है कि पैसों के बारे में सोच रहा। उन्होंने उसको उसके जैसा समझा था, पर वो पैसों की फिक्र करता है। यूटो भले ही चुप था, पर शाओजिंग से और बर्दाश्त नहीं होती। वो यूटो की साइड लेके बात करती है, पर यूटो उसी पे गुस्सा हो जाता है। फिर वो उनसे इजाज़त लेके वहाँ से चला जाता है। वो शाओजिंग से कहता है वो उनके कंपनी के लिए फ़ायदेमंद है, तो वो ऐसा कैसे बोल सकती है। शाओजिंग कहती है अगर वो एक्ट्रेस नहीं होती तो वो उसके लिए बोल सकती थी, पर क्योंकि वो एक एक्ट्रेस थी इसीलिए उसे कोई हक नहीं है उसके तरफ होके बोलने का। वो नहीं जानता कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा वो उसे यूरोस्पेस इंजीनियर के रूप में देखना चाहती है। यूटो पूछता है क्यों, पर शाओजिंग इतनी ज़्यादा हर्ट हुई थी कि वो तभी वहाँ से चली जाती है। यूटो उसे मैसेज में माफ़ी मांगता है। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर की पत्नी यूटो से अपनी पति की तरफ से माफ़ी मांगती है और उसे शाओजिंग पे गुस्सा करने से मना करती है। उन्हें भी लगता था कि वो सही थी। शाओजिंग ने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया था तो यूटो परेशान था। तभी उसे उसके ऑफिस से कॉल आता है और उसे किसी ज़रूरी काम से कहीं जाने के लिए बोला जाता है। यूटो छुट्टी के बाद रिज़ाइन देने वाला था। वैसे एक हिसाब से उसने रिज़ाइन दे ही दी थी, पर क्योंकि ऑफिशियली अभी तक कोई पेपर सबमिट नहीं किया गया था, जिस वजह से वो लोग उसकी छुट्टी कैंसिल करते हैं और उसे काम पे भेजते हैं। यूटो फ्लाइट पकड़ के तभी चला आता है। उसकी मुलाकात उसके कलीग गुआन से हो जाती है। वो भी इसी टास्क के लिए आया था। फिर दोनों अंदर आके अपना ड्रेस पहनते हैं और ऑफिस के सबसे मिलते हैं। वो सब उन्हें प्रॉब्लम समझाने लगते हैं। मीटिंग ख़त्म होने के बाद होटल आके गुआन बस सोया ही था, पर यूटो नहीं सो पाता। वो रिसर्च करते ही जाता है और उसे कुछ मिल भी जाता है। गुआन को दिखाने पे वो जल्दी से मीटिंग बुलाता है। वहाँ ऑफिस के मेंबर और इन दोनों के बीच आर्ग्यू चलने लगती है। ऐसे में वहाँ का हेड आते हैं और फिर से सब मिलके डिस्कस करने बैठ जाते हैं। रात भर मीटिंग और काम चलने लगता है, पर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। वहाँ काफ़ी दिन हो गए थे। शाओजिंग का मूड ऑफ था। लिंग असिस्टेंट से पूछती है तो वो रीज़न बताती है। शाओजिंग सच में बहुत ज़्यादा अपसेट थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे नेक्स्ट ड्रामा में जो पैसे मिलने वाले थे, क्या वो उन पैसों की हकदार है, क्या इतने पैसे मिलना चाहिए उसे। तब लिंग उसे समझाने लगती है और जाते वक्त वो असिस्टेंट से उस पर नज़र रखने के लिए बोल जाती है। यूटो काम में इतना बिजी हो गया था कि उसे शाओजिंग के बारे में सोचने का भी मौका नहीं मिला। वो तो उसकी प्रोफेसर की पत्नी ने उसे शाओजिंग के बारे में मैसेज किया था कि वो उसे पहचान पाई थी और उसे उसके साथ थोड़ा और वक्त बिताना चाहिए, तब जाके उसे उसकी ख्याल आती है। पर इससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो फिर से बिज़ी हो पड़ता है। इतने दिनों के मेहनत के बाद आखिरकार उनका मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। सब बहुत खुश थे। ऑफिस वाले हेड से यूटो और गुआन की तारीफ करते हैं
क्योंकि इसमें उनका 60% हाथ था। काम के बाद दोनों होटल की तरफ आ रहे थे। गुआन यूटो से बड़ा था और वो यूटो को अपने भाई की जैसा ही देखता था। वो यूटो के साथ दिल खोल के बात करता है। यूटो जॉब छोड़ने वाला था, इस बात से उसे शिकायत नहीं थी क्योंकि वो भी जानता था उनके टैलेंट के हिसाब से, उनके हार्ड वर्क के हिसाब से उन्हें सैलरी नहीं मिलती थी। उसे भी पता था अगर वो गूगल पे या नासा पे काम करते तो उन्हें कितनी ज़्यादा सैलरी मिलती, पर वहाँ उसके साथ अपनों जैसा ट्रीट नहीं किया जाता। उससे अच्छा था वो अपने ही देश रह के कुछ करे। बातों ही बातों में वो कहता है, पता है वो क्यों उसके साथ कभी भी उसके जॉब छोड़ने को लेके आर्ग्यू नहीं करता था, क्योंकि उसे कभी नहीं लगा था कि वो सच में जॉब छोड़ने के बारे में सोचेगा। वो यूटो से पूछता है, उनके काम में तो कभी कभार महीने लग जाते हैं, वो तो लकीली ये काम 5 दिन में ही हो गया था। तो अगर इस काम में भी महीने लग जाते तो क्या वो अपना बैंक वाला जॉब ज्वाइन करने के लिए बीच रास्ते में ही सब कुछ छोड़ जाता? इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाता यूटो, पर बाद में फिर से सबकी बात सोच सोच के परेशान होने लगता है। उनके बीच लव लाइफ को लेके जब बात हुई थी तब यूटो शाओजिंग के बारे में कहा था। उसके बाद से लग ही रहा था कि वो उसे स्कूल में रिजेक्ट करके रिग्रेट फील करता था और उसका मन अब थोड़ा थोड़ा शाओजिंग के साथ रिलेशन में जाने के लिए सोच रहा था। बाद में गुआन की तबीयत खराब होने की वजह से वो बेहोश हो पड़ता है। दोनों हॉस्पिटल ना जाके शहर वापस लौट रहे थे। उसकी ये हालत देख के यूटो बार बार शाओजिंग की इनबॉक्स चेक करने लगता है, पर उसकी तरफ से अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया था। अगले दिन हमें गुआन की परिवार को दिखाते हैं, उसकी पत्नी और उसका बेटा। गुआन के बेटे को मैथ सॉल्व करना नहीं आ रहा था तो वो उसकी मॉम से पूछता है। वो भी गुआन और यूटो के साथ काम करती थी, पर फिर भी वो उनके जैसा उतनी अच्छी नहीं थी मैथ में। उनके याद करते करते ही गुआन अपने घर चला आता है, पर उसका मुंह सूखा लग रहा था। उसका बेटा ट्यूशन पढ़ने नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसे पापा के साथ रहने का बहुत कम मौका मिलता था, पर गुआन कहता है उसे अब यही रहना है तो वो आराम से पढ़ने जाए। गुआन की पत्नी और बेटा तो बहुत खुश था इस बात से, पर गुआन के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वह शाओजिंग को अब गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो अपने स्क्रिप्ट पे ध्यान देना चाहती थी, पर क्या सोच के वो गेम ऑन करती है और देखती है यूटो उसे इनवाइट किया था। एक पल के लिए उसके जान में जान आती है, पर दूसरे ही पल नाराज़ होके वो उसका रिक्वेस्ट कैंसिल कर देती है। यूटो फिर भी उसे इनवाइट करते ही जाता है। एट दी एंड शाओजिंग अपने आप को रोक नहीं पाती और गेम खेलने बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी असिस्टेंट आके कहती है क्या वो यूटो को बाहर ही खड़ा करके रखेगी, अंदर नहीं आने देगी, बेचारा कब से बिल्डिंग के नीचे बैठा है। शाओजिंग तब दौड़ के जाके लिफ्ट में चढ़ती है। उसकी हालत देख के ऐसा लग रहा था जैसे लिफ्ट बहुत धीमे जा रही थी, फ्लोर ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। वो भागी भागी बाहर आ जाती है। यूटो भी उसकी तरफ ऐसे देखता है जैसे बरसों से उसे ना देखा हो, जैसे दोनों ही एक दूसरे को देखने के लिए तरस गए थे।